नहीं है और है तो हमको कुतुब मीनार पर फांसी लगा दीजिए। हमको अनपढ़ रखना, उन्हें जाहिल रखना, उन्हें ज़मीन का बोझ बनाकर रखना, उनको एक लानत भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर करना मानवीय, इतना अपमानजनक और इतना निर्दयी, इतना जालिमाना काम नहीं हुआ होगा। कि एक संदेश है पूरे देश को जानना चाहिए कि हमारे जैसे व्यक्ति के साथ, जिस पर इतने सितम के बावजूद भी करप्शन का कोई केस नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग हमारी बुराई करते हैं, मैं समझता हूँ वो घर जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करते होंगे। कोई एक विधायक, कोई एक सांसद ऐसे नहीं मिल सकते आपको सरकारों में रहकर जिनकी मैंने मदद न की हो, सरकारी मदद। और आप लिस्ट निकलवा सकते हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कि जो जो विभाग मेरे पास रहे, उन विभागों का मैंने कितना पैसा उनको दिया, सड़कें बनाने के लिए, पुलियाँ बनाने के लिए, विकास के कामों के लिए, अल्पसंख्यक कल्याण से वजीफ़ों के लिए। मैंने उसमें कहीं नहीं देखा कि कौन सी पार्टी है। मुझसे अक्सर मेरी पार्टी के लोगों ने ये एतराज़ किया कि भाई आप विरोधी पार्टियों को क्यों पैसा देते हैं। तो मेरा मानना कल भी यही था और आज भी यही है कि जब तक हम समाज के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो लोग हमारे हमनवा कैसे बनेंगे। मैं इसी ख्याल से पैसा देता था कि ये पैसा जिन लोगों में जाएगा वो आज अगर हमारे नहीं है तो जब हम उनके यहाँ काम करेंगे तो हमारे बनेंगे। बने नहीं लगता, क्योंकि वो आरोप ये लगाते हैं कि वो सरकारी पैसा यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आ गया। देखिए, अब आज के ज़माने में जाहिल को जाहिल कहिए तो उसे बुरा लगता है। अब कोई जाहिल ही व्यक्ति ऐसी बात कहे, बिल्कुल ऐसा हो, ऐसा गधा हो जिसके सर पर 12 सींग हों। अभी ऐसे गधे बने नहीं हैं जिनके सर पर 12 सींग हों, लेकिन ऐसा कहने वाले वही हैं जिनके सर पर 12 सींग हैं। सरकारें विकास के लिए और शिक्षा के विकास के लिए पैसा देती हैं। हमारे यहाँ तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर आया है। ज़रा सा पैसा उस मेडिकल कॉलेज के लिए आया जो पैरों पर चलने से पहले ही जिसके पैर काट दिए गए। विधायक निधि और सांसद निधि का पैसा जो आया है उसका कानून है अलग से, विधानसभा से पास है वो कानून और देश के पार्लियामेंट से पास है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि ये जो जला हुआ मोबाइल होता है गाड़ियों से निकला हुआ, वो लेकर अपने हाथ में मेरी इस मिसाल के बाद अपने मुंह पर लगाएं और अपना काला मुंह समाज को दिखाएं कि कितने पापी हैं। कम्युनिटी सेंटर बना है लखनऊ में सैकड़ों करोड़ की मालियत का, उसे जिस विभाग का मैं मंत्री था उसने बनाया था। उद्घाटन में मुझे भी जाना था, उस पत्थर पर मेरा भी नाम था, लेकिन मुझसे कहा गया कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ना आइए। तो मैंने कहा इसलिए कि मेरा नाम मोहम्मद आज़म खां है, और मैं नहीं गया था। पत्थर भी बदला गया। उसमें सारा पैसा उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सांसदों से लेकर लगाया था, और वहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के सांसदों ने भी उसमें पैसा दिया था। हज़ारों करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर लखनऊ में बना हुआ सिर्फ सांसद निधि के पैसे से है। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं होंगे जिनके क्षेत्रों में विधायक निधि और सांसद निधि का पैसा न लगा हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, ऐसा ही पैसा है। ये कोई जुर्म नहीं है, और ये कहने वाले वही लोग हैं जिनके सर पर 12 सींग लगे हुए हैं। जी साहब, बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं और सारा दिन इसी में गुजर जाता है। कभी कोई फ़ोन आता है, कभी कोई लेटर आता है, कभी कुछ कागजात मांगते हैं, कभी कुछ। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ऐसा गुनाह जो काबिल माफ़ी ही नहीं है।
और हम समझते हैं कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति को इतना तंग किया जाएगा तो फिर कोई छोटी सी पाठशाला भी नहीं खोलेगा। ये मेरे ख़्याल से एक तरीक़ा है किस तरह कमज़ोरों को अनपढ़ और जाहिल रखा जाए और उनके हाथों में कलम आने से रोका जाए। अब इमारतों की जांच होगी, अभी तक पैसे की जांच थी, चोरी का पैसा पकड़ने आए थे, जो होता तो मिलता। अब मशीनों की भी जांच होगी, क्या क्या मशीनें हैं, कितनी कीमतों की हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में और ख़ास तौर से भारतवर्ष में किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ इतना अमानवीय, इतना अपमानजनक और इतना निर्दयी, इतना जालिमाना काम नहीं हुआ होगा कि रोज़ बुलडोज़र आ जाते हैं, कभी दीवारें तोड़ जाते हैं, कभी इमारतों में शिगाफ पैदा कर देते हैं, कभी इमारतें सील कर जाते हैं। आज भी कई इमारतें सील पड़ी हैं। वजह क्या देखते हैं, क्यों पुलिस का पहरा यहाँ है? वजह बस हमसे घृणा और उन लोगों से घृणा जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में कलम देना चाहते हैं, उनसे घृणा। उनको अनपढ़ रखना, उन्हें जाहिल रखना, उन्हें ज़मीन का बोझ बना कर रखना, उनको एक लानत भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर करना, और क्या हो सकता है। मौजूदा राजनीति कैसे देखते हैं? ईडी आपके पास भी आई और भी नेताओं के पास भी जा रही है। देखिए, हमारे पास तो जब हम जेल में थे और 27 महीने रहे, 5 महीने हम कोरोना में अस्पताल में दाखिल रहे, उस वक्त कई रोज़ ईडी ने हमसे पूछताछ की और बहुत बीमार थे, बैठा भी नहीं जाता था हमसे। लेकिन 8-8, 10-10 घंटे हमको इंटरोगेट किया जाता था और एक ही सवाल को न जाने कितनी बार पूछा जाता था, दुनिया में तुम्हारे कहाँ कहाँ होटल हैं, कहाँ कहाँ कोठियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बंगले हैं, इन्वेस्टमेंट है। तो हमने कहा भाई जहाँ है आप ले लीजिए, हमारे पास तो एक ढंग का रहने को घर भी नहीं है, स्लम एरिया में रहते हैं और कहीं नहीं हमारे पास कुछ रहने को। 2 ही बैंक बैलेंस है, एक लखनऊ में विधानसभा बैंक में और एक पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं तो वहाँ की पेंशन का है, बाकी कोई तीसरा हमारा अकाउंट ही पूरी दुनिया में नहीं है। और है तो हमको कुतुब मीनार पर फांसी लगा दीजिए। तो यूनिवर्सिटी बनाने की ये सज़ा है क्या? हाँ, काफ़ी पूरे परिवार को है, पूरे मेरे अपनों को है, मेरे शहर वालों को है, बहुत सख्त सज़ा है। अच्छा, जातिगत जनगणना की बहुत बात चल रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बिहार से शुरू हुई, अब यूपी में मांग की जा रही है। देखिए, जहाँ तक हम बहैसियत मुसलमान का सवाल है तो हमारे यहाँ तो जाति होती नहीं है, हम तो सिर्फ मुसलमान होते हैं। लेकिन सुना है मैंने कि बाकी लोग अपनी जाति की जनगणना चाहते हैं और लोकतंत्र है। आज इसलिए शायद उनकी बात नहीं मानी जा रही क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, सरकारों में नहीं है। जहाँ सत्ता में है, मिसाल के तौर पर बिहार में है तो बिहार में हो गई। जिन राज्यों में जिनकी सत्ता है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। राष्ट्रीय स्तर पर उसी वक्त हो सकती है जब कोई राष्ट्रीय स्वरूप सामने आए। क्या लगता है 24 में? देखिए, मैं आपको वो उत्तर तो नहीं दूंगा जो सबको देता हूँ, आप मेरे मेहमान भी हो, लेकिन कह देता हूँ कि हम अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आता, हम गूंगे हैं, हमसे बोला नहीं जाता, हम बहरे हैं, हमसे सुना नहीं जाता, हम बापू के बंदर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये समझदार लोग हैं, मेरी बात का मतलब समझ गए हैं। इतना बड़ा अस्पताल जो गरीबों का काम आ सकता, कोरोना काल में आया भी, उससे पहले भी आया, उसे भी बंद कर दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? सिर्फ इस वजह से कि आपका नाम। जब ये अस्पताल लिया गया कब्ज़े में तब हम जेल में थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम सब जेल में थे और यहाँ पर अधिकारियों की भी बहुत कमी थी, जैसे तैसे ये चल रही थी यूनिवर्सिटी। जब कब्ज़े में लिया तो एक तरफ़ा कब्ज़े में लिया, उसकी कोई रसीद या कोई उस चिट्ठी पर यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी के सिग्नेचर नहीं है।
यहाँ बहुत सामान था जब कब्ज़े में लिया गया, लेकिन अब जब वो अपना सामान लेने के लिए आए और कब्ज़ा छोड़ने के लिए आए, तब हमने उनसे लिखकर ये पूछा कि जब आपने इसे कब्ज़े में लिया था तब आपने क्या क्या कब्ज़े में लिया था, और जब आप छोड़ रहे हैं तो इससे गिनती कराइए कि वो सामान मौजूद है या नहीं है, क्योंकि बरसों से ये आपके कब्ज़े में है, पूरा मेडिकल कॉलेज, पूरा हॉस्पिटल। हमारा इस पर कोई स्वामित्व जैसा नहीं है, और गेट पर पुलिस पड़ी है, ज़माने से यहाँ कैंप लगा हुआ है जो अंदर पेट्रोलिंग करते हैं। तो हमारा सामान है तो बता दीजिए, और नहीं है तो उसकी नहीं की रसीद दे दीजिए। सीएमओ साहब खुद तशरीफ़ लाए थे और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आए। हम 2 चिट्ठियाँ रिमाइंडर लिख चुके हैं कि हमारा हमें दे जाइए और आप अपना सामान ले जाइए, लेकिन कोई ना हमारा सामान देने आ रहा है ना अपना सामान लेने आ रहा है।